नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AIMS में। और उत्तराखंड PCS के मेंस के सारे एग्ज़ाम्स पूरे हो चुके हैं और होपफुली आप सभी लोगों ने पेपर अच्छे किए होंगे। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे GS के पेपर्स को। और आज हमने उठाया है ज्योग्राफी का पेपर। 4 सेक्शन में बटा होता है, ये आपको पता ही होगा। तो पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। इसमें 15 क्वेश्चन हैं टोटल और 20 वर्ड्स के हैं ये। ठीक, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, जो कि काफ़ी व्यवहारिक सा टॉपिक है और इसमें होपफुली आप सभी लोगों ने डेफिनेशन ढंग से लिखी भी होगी कि जो प्रेजेंट की जो चीज़ें हैं उनको यूटिलाइज़ करते हुए, इस बात का ध्यान रखते हुए कि आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए हमें बचा के चीज़ें रखनी है। तो यही कॉन्सेप्ट है किस चीज़ का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ईजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा ऐसा लगता है कि कई लोगों से नहीं हो पाया होगा कि इन विच रीजन ऑफ इंडिया पिग्मी ट्राइब्स आर फाउंड। भारत के किस हिस्से में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। तो व्यवहारिक रूप से ये पढ़ने में तो नहीं आता है कि इंडिया के किसी हिस्से में मिलती है, लेकिन काफ़ी खोजबीन करके मुझे ये पता चला कि आसाम का जो मानस पार्क है वहाँ पर बहुत ही कम उसमें ये जनजाति पाई जाती है। अब देखते हैं कि आयोग इसको क्या मानता है। ठीक, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए कि आसाम का जो मानस नेशनल पार्क है वहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट ट्राइब ऑफ द उत्तराखंड। वेरी इजी क्वेश्चन, इसको करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। कई सारी जनजातियां हैं जिसमें से 4-5 के नाम आपने लिख ही दिए होंगे, जैसे कि जौनसारी है, बोक्सा है, थारू है, ऐसे कई सारे नाम खाली लिखने थे इसमें और होपफुली इसमें 2 में से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है उत्तराखंड की प्रमुख आपदाओं का वर्णन कीजिए। ये भी काफ़ी जनरल सा क्वेश्चन है। कई प्रकार की आपदाएँ हमारे प्रदेश में आती जाती हैं। अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, ठीक है, और हाल ही में जो जोशीमठ में जो लैंड सिंकिंग हुई है उसको लेकर भी आप इसमें 2-3 नाम दे सकते हैं। इजी क्वेश्चन, 2 मार्क्स पूरे मिलने की पूरी संभावना है इसमें। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन का क्या महत्व है। चिपको आंदोलन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। होपफुली आप लोगों ने इसके सही शब्द लिखे होंगे। किसका संबंध किस चीज़ से है। इसका संबंध है फॉरेस्ट के कंजर्वेशन से। ठीक है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज़ द की वर्ड इन दिस आंसर, यानी कि वनों का जो संरक्षण है उसी को लेकर ये आंदोलन चलाया गया था चमोली में, रैणी गांव में, गौरा देवी। ठीक है, पूरे 2 नंबर मिलने की पूरी संभावना इसमें है। उत्तराखंड की प्रमुख पनबिजली परियोजनाएं, कई सारी परियोजनाएं हैं क्योंकि उत्तराखंड में कई सारी नदियां हैं और इन पर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। इसमें 3-4 नाम आप गिना सकते थे। 20 वर्ड में इससे ज़्यादा स्कोप है भी नहीं और टेहरी बांध परियोजना का उल्लेख करते हुए इसमें पूरे नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं और आपने किए भी होंगे। सीढ़ीदार खेती का वर्णन कीजिए। ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। हम जब पहाड़ की तरफ यात्रा की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि पहाड़ों में दूर से सीढ़ीनुमा खेत दिखाई पड़ते हैं और किस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है, सॉइल के इरोजन को बचाता है और काफ़ी अच्छी मात्रा में खेती यहाँ पर की जा सकती है। हैबिटेट को परिभाषित आपने कर दिया होगा कि जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ परस्पर संबंध बनाकर रखते हैं उसी को कहा जाता है क्या, हैबिटेट। 20 वर्ड आसानी से आप लोगों ने लिख दिए होंगे। तो 8 क्वेश्चन तो मुझे बड़े ही व्यवहारिक से लग रहे हैं, काफ़ी इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं और होपफुली आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी जहाँ तक मैं समझता हूँ। ठीक, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। ये मेरे टॉपिक में अक्सर रहता भी है क्लास में। ब्रीफली हाईलाइट द हीट बजट। तो हीट बजट क्या चीज़ है। हीट बजट है एक प्रकार का टेम्परेचर का बैलेंस जो अर्थ के एटमॉस्फेयर मेंटेन करके रखती है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस हैं जो 100 यूनिट्स आती है एटमॉस्फेयर में और अर्थ उस एटमॉस्फेयर में कितना उसका यूज़ करती है। तो इसमें 100 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है, उसका यूटिलाइज़ कितना करती है। तो इसमें एक फिगर बनाया जा सकता है, बनाया होगा आप लोगों ने। तो 48 यूनिट्स का यूज़ करती है कौन, अर्थ, और इस तरीके से अर्थ का टेम्परेचर जो है एवरेज मेंटेन रहता है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड हीट बजट। पूरे 2 नंबर मिलने की संभावना है इसमें फिगर के साथ। व्हाट आर द मेजर आयरन ओर रीजन्स इन इंडिया। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। भारत में प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन कौन से हैं। आप एक छोटा सा नक्शा बना दीजिए और कुछ इस तरीके से लोकेट कर दिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, 1 नंबर तो इसी में मिल जाएगा आपको। और कुछ माइंस के नाम लिखे होंगे आपने, जैसे कि झारखंड में, छत्तीसगढ़ में बैराडीला माइंस है, कुदेरमुख कर्नाटक में है। तो दीज आर द मेजर रीजन्स ऑफ आयरन ओर। पूरे 2 नंबर मिलने की संभावना। ठीक, विच रीजन ऑफ इंडिया रिकॉर्ड्स हाई शुगर प्रोडक्शन। देखिए, शुगर के प्रोडक्शन में नो डाउट उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे पहले नंबर पे आता है, लेकिन रिसेंट डिकेड्स में हमने महाराष्ट्र और तमिलनाडु को भी
देखा है कि किस तरीके से शुगर के प्रोडक्शन में उन्होंने काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज की है। स्टिल द मेजर रीजन्स आर यूपी, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। बड़ी आसानी से इसमें भी 2 नंबर आपको पूरे पूरे मिल गए होंगे, आसान सा क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन, डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये कई बार रिपीट भी हुआ है, पिछली बार ये बड़े उसमें आया था, इस बार तो सिर्फ 20 वर्ड्स में लिखना है। तो आपने बस नाम लिख लिए होंगे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, छोटा सा फिगर बनाया होगा आपने। और इस तरीके से इसमें भी आपको पूरे पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये जो सेक्शन है 15 क्वेश्चंस का, इसको पूरा करने में मुश्किल से 20 मिनट का समय लगा होगा, जिसकी तैयारी ठीक ठाक होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्रांति के महत्व को दर्शाइए। आप जानते ही हैं कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन ने कितना अहम रोल प्ले किया है इंडिया की बढ़ती हुई आबादी को फीड करने में, जिसकी शुरुआत 1967 में हुई थी। ठीक, इसको दर्शाया जा सकता है इसमें। साथ में इसका संबंध, इम्पोर्टेंस ये है कि जो क्रॉप के प्रोडक्शन को काफ़ी बढ़ाना है, यही इसका उद्देश्य है, किसका, ग्रीन रिवॉल्यूशन का या एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन का। ज़्यादा स्कोप है नहीं, सिर्फ 20 वर्ड्स में ही लिखना था क्योंकि। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, संसाधन की कमी से आप क्या समझते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, यानी कि डिमांड और सप्लाई। ठीक, अगर ज़्यादा हो गई है डिमांड और उसके हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो यही क्रिएट करेगा किस चीज़ को, उसकी संसाधन की कमी को। इसमें भी आसानी से कई सारे एक दो एग्जांपल दिए जा सकते हैं कि वाटर क्राइसिस, ओके, ऑयल को लेकर कई सारी स्कैसिटी आप दिखा सकते हैं इसमें। तो इसमें भी 2 नंबर या 1.5 नंबर आपको मिल सकते थे। 15वां क्वेश्चन, डिवाइड इंडिया इनटू मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट। भारत की प्रमुख भौगोलिक इकाइयों में विभाजित करना था आपको। इसमें एक छोटा सा नक्शा बनाना था। हिमालयाज़ नंबर 1, प्लेन्स नंबर 2, प्लेट्यू नंबर 3, कोस्टल प्लेन नंबर 4, डेजर्ट 5 और आइलैंड्स। इस तरीके से मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट हमारी तैयार हो जाती और पूरे पूरे कितने मार्क्स मिल जाते आपको, 2। तो पहला सेक्शन मेरे हिसाब से तो बहुत ही ईजी था और होपफुली 15 के 15 क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे। ठीक, 25 नंबर में मान के चलता हूँ कि इसमें मिल जाने चाहिए थे। 16th यानी कि सेक्शन 2 में 16th क्वेश्चन देखते हैं। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये वाटर साइकिल से क्वेश्चन है, आसानी से फिगर के जरिए समझाया जा सकता है, वेरी इजी। पॉन्ड्स, ओशियंस, रिवर्स, यहाँ से होता है इवापोरेशन। जो हमारी वेजिटेशंस हैं यानी कि पेड़ पौधे, वहाँ से होता है ट्रांसपिरेशन। क्लाउड्स बनते हैं कंडेंसेशन के फॉर्म में। प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षा होती है। और इस तरीके से जल का चक्र चलता रहता है। इसमें भी 5 में से 4 नंबर कहीं नहीं गए। एक फिगर के साथ अगर आपने इसको बनाया होगा तो होपफुली आपका आंसर ये सही होगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर। इसमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक छोटा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए था। जैसे आप यहाँ पर नाम लिख दीजिए डिज़ास्टर्स का, यानी कि आपदाएं। 2 प्रकार से ऐसे बना दीजिए, मैन मेड, नेचुरल। मैन मेड में 3-4 नाम लिख दीजिए और नेचुरल में भी 3-4 नाम लिख दीजिए, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे फिगर से ही आपको लगभग पूरे नंबर मिल जाएंगे। फाइन। तो अभी तक तो मैं देख रहा हूँ कि पेपर का लेवल जो है काफ़ी मॉडरेट और ईजी ही है। फाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट, हाउ द ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी। जाहिर सी बात है, इसमें एक लाइन या 2 लाइन में आप डिफाइन करेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है? ग्लोबल वार्मिंग है जो एवरेज राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, वो चीज़ है जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि विश्व की बायोडाइवर्सिटी पर प्रभाव पड़ेगा ही। चाहे वो मैरीन इकोसिस्टम हो, चाहे वो वेस्टर्न घाट्स हो इंडिया के, चाहे हमारा बायोस्फीयर हो, कई सारे वेटलैंड्स हों, उन पर प्रभाव दिखाया जा सकता था इसमें। ईजी क्वेश्चन, इसमें भी 3 से 4 मार्क्स आपको आसानी से मिल सकते थे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। ठीक, इसके भी आप इस तरीके से टेबल बनाइए, एक तरफ लिखिए इकोलॉजी, एक तरफ लिखिए इकोसिस्टम। किस बंदे ने टर्म दिया था इकोलॉजी, उसका नाम लिख सकते हैं, हैकल ने। इकोसिस्टम किसने दिया था, टेंसले ने। इकोलॉजी क्या होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो परस्पर संबंध होते हैं उसको कहते हैं इकोलॉजी। और इकोसिस्टम में नॉन लिविंग थिंग यानी कि एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर के बीच में जो रिलेशन क्रिएट होता है उसको कहा जाता है इकोसिस्टम। और 50 वर्ड इतने में पूरे हो जाएंगे, पूरे नंबर मिलने की संभावना। क्वेश्चन नंबर 20, हाईलाइट द मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया। देखिए,
इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, यानी कि कहाँ पे, जो अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है, उसको आप दिखा सकते थे मैप बना के इस तरीके से, और होपफुली आपने ऐसा ही किया होगा इस तरीके से। ठीक है, तो 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में इसको डाल दीजिए, 80 से लेकर 97 के बीच में। और यहाँ पर जो हायर रीजन्स हैं हिमालयाज़ के, वहाँ पर लगभग वही वेजिटेशंस पाए जाते हैं जो हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक, जैसे कि देवदार के पेड़, पाइन्स, इस तरीके से आप 2-4 नाम इसमें गिना सकते थे। ठीक, तो अगर आप इसमें लॉन्गिट्यूड का मेंशन कर देते हैं आंसर लिखने के दौरान, तो आपको पूरे मार्क्स मिलने की संभावना है। ठीक, मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन ही कहूँगा मैं इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न जनजातियों और जनजातीय क्षेत्रों का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। ठीक है ना, तो आपको पता ही है कि कौन कौन से ट्राइबल रीजन्स हैं इंडिया में, हमारे उत्तराखंड में भी हैं, ठीक है, और साउथ इंडिया में भी हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपका मध्य प्रदेश वाला जो पूरा इलाका है, वो कई प्रकार की जनजातियों के लिए जाना जाता है। उनके नाम लिखने थे आपको और उनके क्षेत्र को डिफाइन करना था। इसमें भी छोटा सा मैप बनाया जा सकता था कि कहाँ कहाँ पर जनजातियाँ निवास करती हैं। ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एग्जामिन द मेजर चैलेंजेस टू डेवलप स्मूथ ट्रांसपोर्ट इन उत्तराखंड। अब देखिए, उत्तराखंड में क्योंकि एक पूरी तरीके से हिमालयन स्टेट है, यहाँ पर डेवलपमेंट करना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो इकोसिस्टम है काफ़ी फ्रेजाइल है, काफ़ी नाजुक है, जिसके लिए विकास करने के लिए हमें पहाड़ों को तोड़ना होगा, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको अपने आंसर में शामिल कर सकते थे। डैम बनाने होंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें एक ख़ास किस्म के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करना होगा, वो एक चैलेंज है। तो सरकार के सामने विकास भी करने का एक चैलेंज है और पर्यावरण को बचाना भी एक चैलेंज है। एक तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, एक बीच का रास्ता अख्तियार करना होता है। ठीक है, जैसे मेजर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं उत्तराखंड में हमारे, है ना, जैसे कि रेलवे जो कर्णप्रयाग से लेकर चल रही है, वो एक मेजर प्रोजेक्ट माना जाएगा। लेकिन सरकार को और संस्थाओं को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि क्या ये फिजिबल है या नहीं। ओके, विकास करना भी ज़रूरी है, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बगैर। ठीक, किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। भील, गोंड और नागा के प्रमुख व्यवसायों का संक्षिप्त विवरण देना है आपको इसमें। डिस्कस द मेजर ऑक्यूपेशंस ऑफ भील्स, गोंड्स एंड नागास। इस प्रकार के क्वेश्चन को उन लोगों ने ही सॉल्व किया होगा जिनकी तैयारी अच्छी है, जिनकी समझ अच्छी है ह्यूमन ज्योग्राफी में। ठीक है, तो होपफुली ये उन लोगों ने अच्छा कर लिया होगा जिनको इनके ऑक्यूपेशन के बारे में भी पता हो। क्वेश्चन नंबर 24, वेरी कॉमन क्वेश्चन। इसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बताना है, जो वैगनर ने दी थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान, कि किस तरीके से कॉन्टिनेंट पेंजिया था जो 2 भागों में स्प्लिट हो जाता है, और ये किस तरीके से सराउंडेड है टेथिस सी से। इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, एक अंगारा लैंड या पैंथालासा और साउथ में गोंडवाना। तो इसी को समझ सकते हैं कि जो टाइडल फोर्स की वजह से जो हमारे वैज्ञानिक वैगनर ने दिया था, उन वजहों से ये जो स्प्लिट पार्ट थे वो एक दूसरे से दूर होते हुए चले गए थे। ठीक है, लेकिन बाद में जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आती है तो उसने समझाया कि ये थ्योरी थोड़ी सी गलत है। एक बात तो इसकी सही ये माननी पड़ेगी कि जो अर्थ हमको आज दिखाई देती है 7 कॉन्टिनेंट, वो एक नहीं थे, वो एक ही सुपर कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए थे। ठीक है, फिगर बनाते हुए अपने आंसर को इसमें एक्सप्लेन किया जा सकता था और होपफुली आपने किया भी होगा। ओके, नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में वायु एवं दाब से संबंधित तथ्यों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए, आपको एक इसमें फिगर बनाना होगा, इसमें, और कुछ नहीं करना था इसमें डायग्राम के ही नंबर थे। बना दीजिए यहाँ पर इक्वेटर 30 डिग्री लैटीट्यूड दोनों तरफ, और विंड की डायरेक्शन दिखा दीजिए। ठीक, जो डायग्राम आपने बनाया है उसी को एक्सप्लेन करना था। वेरी इजी, होपफुली आपने यही किया होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अब तक जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं आप लोगों ने वैसे ही या अपने शब्दों में अच्छी तरीके से लिखा भी होगा इसको। ठीक, पार्ट नंबर 3, इसमें 7 क्वेश्चंस होते हैं और करने होते हैं 5, तो एक इंटरनल चॉइस है जिसका एडवांटेज आपको मिलता है। 125 वर्ड्स में इसको करना था,
डिस्कस द इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन क्लाइमेट। इसको मैं अच्छा क्वेश्चन मानूंगा काफ़ी। इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। आमतौर पर हम महसूस करते हैं कि रोटेशन का क्लाइमेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका प्रभाव पड़ेगा। पहली बात तो ये कि रोटेशन के दौरान अर्थ का एक हिस्सा तो पूरी तरीके से सन के प्रभाव में रहता है और दूसरा हिस्सा पूरी तरीके से डार्क रहता है। तो एक खास किस्म का टेम्परेचर डिफरेंस तो अर्थ के एक हिस्से में रहता ही है। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, अर्थ के रोटेशन के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कई चीज़ें, कई फिनोमिनास हमको अर्थ के सरफेस में देखने को मिलती हैं। जैसे ग्रेविटेशनल पुल और रोटेशन की वजह से जो हमारी जो ओशियंस हैं उसमें सी वेव्स क्रिएट होती हैं, वेव्स एंड टाइड्स क्रिएट होते हैं, और उसकी वजह से ओशन करंट का मूवमेंट भी होता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द अर्थ। जैसे गल्फ स्ट्रीम चलती है इक्वेटर से थोड़ा नॉर्थ की तरफ से, जाती है यूरोप के वेस्टर्न कोस्टल वाले रीजन में, जो कि काफ़ी ठंडा इलाका है। लेकिन क्योंकि ये ओशन करंट एक वार्म ओशन करंट है, वो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को मॉडिफाई करती है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि रोटेशन का ये प्रभाव हमको देखने को मिलता है। ठीक, और भी कुछ इसमें फैक्ट्स जोड़े जा सकते हैं। इसको मैं एक अच्छा क्वेश्चन मानूंगा। इसमें मार्क्स सिक्योर करना उतना आसान नहीं रहा होगा जिसके पास आंकड़े या जिसके पास समझ वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने होपफुली अच्छा आंसर कंपोज किया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27, हाईलाइट द फैक्ट्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। वेरी इजी। एक थ्योरी इसमें आई थी बहुत पहले 1875 में, एल ग्रीन ने दिया था इसको, और उन्होंने ये बताया था कि अर्थ जब बन रही थी धीरे धीरे ठंडी होना शुरू हुई। ठंडी होने के दौरान जो उसका जो सरफेस है वो कहीं कहीं पर धंस गया, कह सकते हैं कहीं कहीं पर क्या हो गया। अगर हम अर्थ के सरफेस को ऐसे मान लें तो अर्थ का सरफेस बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं कहीं पर क्या है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, और इस गड्ढे में भर गया है क्या, पानी इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस, और कुछ रेज्ड पार्ट हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट, और उस कॉन्टिनेंट में भी क्या है, कहीं कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर प्लेन्स है, कहीं पर प्लेट्यू है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ का जो सरफेस है वो यूनिफॉर्मली वो नहीं है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है क्या, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल थ्योरी के कॉन्सेप्ट को इसमें थोड़ा समझाना था, जो 1875 में एल ग्रीन ने दिया था। तो होपफुली आपने यही किया होगा, और कुछ थोड़े बहुत आंकड़े और भी इसमें डाले जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 28, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, यूपी पीसीएस में कई बार आया है, उत्तराखंड पीसीएस में भी आया है पहले। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। जाहिर सी बात है, आपने मैप बनाया होगा इसमें और उन जगहों को दिखाया होगा जहाँ पर आयरन ओर्स पाए जाते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ भी वहीं पर लोकेट की जाएगी जहाँ पर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो, चीप लेबर मौजूद हो और 24 घंटे बिजली मिल रही हो। ठीक, तो ये फैक्टर्स हैं। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इजी होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3-4 फैक्टर्स आपको गिनाए होंगे आपने, और मैप के जरिए भी आपने दर्शा दिया होगा कि मोस्ट ऑफ द आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ इंडिया में कहाँ पर पाई जाती हैं आसानी से। ठीक, पिछले 2 दशकों में भारत में राजमार्गों की स्थिति पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को ये। ठीक, ब्रीफली हाईलाइट द स्टेटस ऑफ द हाईवे इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड्स। देखिए, बीजेपी की गवर्नमेंट इस दिशा में काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है, और जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हाईवे डेवलपमेंट में कई सारे प्रोग्राम शुरू हुए थे, तो उसी कड़ी को मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है, और नितिन गडकरी जी के निर्देशन में, उनकी निगरानी में भारत में हाईवे की स्थिति इस समय काफ़ी अच्छी है। फिर वो चाहे आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे साउथ और नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर हो, चाहे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो, और कई सारी 4 लेन 8 लेन जो एक्सप्रेस वेज बनाए गए हैं, इनका इसमें उल्लेख किया जा सकता था। इसमें भी काफ़ी अच्छे मार्क्स सिक्योर किए जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 30, डिस्क्राइब द मेजर प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ द टूरिज्म इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखिए, टूरिज्म के विकास को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड है तो एक टूरिज्म स्टेट ही, लेकिन उसकी सीमाएं हैं। सीमाएं इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड एक हिमालयन स्टेट है, और हिमालयन स्टेट में डेवलपमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अपने आंसर को लिखने के दौरान आप बिंदु यानी कि पॉइंट वाइज कुछ कारक इसमें दिखा सकते थे।
होपफुली आपने करा भी होगा और इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक, इसमें आप जोग्राफिकल प्रॉब्लम को बता सकते हैं। ठीक, भूस्खलन वाला क्षेत्र उत्तराखंड में है ही, सेस्मिक गतिविधियां यहाँ पर काफ़ी बनी रहती हैं। हमारा जो डैम है टेहरी वाला, वो ठीक सेंट्रल लाइन के ऊपर ही है, सेंट्रल थ्रस्ट के ऊपर ही है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, लेकिन फिर भी छोटे स्तर पे ही सही टूरिज्म को डेवलप यहाँ पर किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वही बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा हमको। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहते हुए नदी के पानी द्वारा क्षरण एवं निक्षेपण के उत्पन्न भू स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जीएस की बुक में अवेलेबल रहता है, यानी कि आपको इसमें दिखाना है क्या, नदियों द्वारा बनाए गए अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स। जैसे कि रिवर स्टार्ट होती है मान लीजिए पहाड़ से और पहुंचती है कहाँ पर, सी तक, तो अपने पूरे मार्ग में कुछ ना कुछ लैंडफॉर्म क्रिएट कर ही रही होती है डिपेंडिंग अपॉन इट्स वेलोसिटी। पहाड़ों में इसकी रफ्तार होती है तेज, तो इसकी जो वर्टिकल जो इरोजन करने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम वी शेप वैली का उदाहरण दे सकते हैं इसमें, वी शेप वैली। ठीक, आई शेप वैली का दे सकते हैं, जहाँ पर चट्टानें काफ़ी कठोर होती हैं, वहाँ पर नदी वर्टिकल इरोजन ज़्यादा करती है और हॉरिजॉन्टल काफ़ी कम कर पाती है। आई शेप वैली का उदाहरण दे सकते हैं। हमें इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों वर्ग दिखाने हैं। आंसर को लिखते समय आप लिखेंगे कि रिवर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स। ठीक है, दोनों प्रकार का रोल प्ले करती है, अपर्दन भी करती है और निक्षेपण भी करती है। ये एग्जाम्पल थे किसके, अपर्दन के। इसी तरीके से प्लेन में फ्लड प्लेन बनाती है, जो कि एक डिपोजिशन का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से सागर में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सा आंसर इसमें कंपोज किया जा सकता है। और प्लेन्स में ऑक्सबो लेक बनाती है, एल्यूवियल फैंस बनाती है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ, कई सारी इसमें संभावनाएं हैं कि आप कई सारे इसमें फैक्टर्स डाल सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इजी था और होपफुली आपने इसको किया होगा। इसमें तो पूरे 125 वर्ड्स आपने लिखे भी होंगे और 7 नंबर तक इसमें सिक्योर किया जा सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम पहुंच रहे हैं 32 में। डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस के बारे में आपको बताना है उत्तराखंड की। ठीक, आसानी से बताया जा सकता है। एक पहाड़ बनाइए, ठीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 900 मीटर तक किस प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है उसका उल्लेख किया जा सकता है इसमें। यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ ऊंचाई तक देवदार और चीड़ एक साथ मिलेंगे और उसके बाद सिर्फ कौन से पेड़ मिलेंगे, देवदार मिलेंगे। इसी तरीके से एक सर्टेन हाइट पर ब्लू पाइन मिलना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे क्लाइमेट बदल रहा है, यानी कि जलवायु बदलती रहती है और प्रेसिपिटेशन काफ़ी कम होता रहता है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ती रहती है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ। तो वो उसी वेजिटेशन को सपोर्ट करेगी जो वहाँ पर उग सकती है। ज़्यादा ऊंचाई पर आपको दिखाई देगा सिल्वर फर, जूनिपर, इस तरह के नाम आप इसमें अपने आंसर में लिख सकते हैं। और इसमें भी पूरे 7 या 8 नंबर तक स्कोर किए जा सकते हैं अगर आपने एक डायग्राम बनाया होगा तो। पहुँचते हैं अपने लास्ट सेक्शन में, ठीक, जिसमें 7, इसमें भी क्या करना है, 7 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। 33 फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ इंडिया हेल्प टू असेस द प्रोवर्ब ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत की भौगोलिक इकाई विविधता में एकता की कहावत को परीक्षित करने में कैसे सहायक है। इसमें भी एक मैप बनाइए, अलग अलग इसमें फिजियोग्राफिक यूनिट दिखाइए और एक्सप्लेन करते रहिए हर एक यूनिट को कि किस तरीके से भौगोलिक एकता को इसमें दर्शाया जा सकता था। ठीक है, तो हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं पूरे, क्योंकि पूरे 250 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, होपफुली आपने किया होगा। इसी तरीके से 34th क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंट अर्थक्वेक जोन, वेरी इजी विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ द उत्तराखंड। जाहिर सी बात है कि इंडिया में हर जगह भूकंप आने की संभावना तो नहीं ही है, ये सिर्फ वहीं पर आएगा जहाँ पर 2 प्लेट्स आपस में मिली हुई हों, और वो है हिमालयन रीजन।
हिमालयन रीजन में आप देख सकते हैं कि जोन 5, जोन 4, जोन 3, जोन 2 इस तरीके से दर्शाए गए हैं, जिसमें उत्तराखंड में जोशीमठ वाला इलाका काफ़ी संवेदनशील है। ओके, तो इस तरीके से आप मैप बना के इसको समझाया होगा आप लोगों ने, और यही यहाँ के अर्थक्वेक जोन्स हैं। साउथ में जाएंगे तो ये एक बहुत ही स्टेबल लैंड मास है, यहाँ पर भूकंप आने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। कहाँ पर? साउथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, इंडियन मानसून इज़ अ ब्लेस और कर्स फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। रिपीटेड क्वेश्चन है, होपफुली आपने किया होगा। जाहिर सी बात है, ये वरदान भी है और अभिशाप भी है। वरदान इसलिए है क्योंकि बारिश की वजह से हमारी जो मानसून की जो फसल है हमारी वो टिकी हुई है, ख़ास तौर पे चावल की खेती। लेकिन इसका जो वो अभिशाप है वो क्या है कि हर साल बाढ़ आती है और कई लोग मारे जाते हैं। लेकिन बावजूद इन सब के बारिश फ़ायदेमंद ही मानी जाएगी, क्योंकि ये मरने वालों से ज़्यादा, जिनकी संख्या काफ़ी कम है, उससे कहीं ज़्यादा बहुत बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट भी करती है। ओके, इसलिए मैं इसको ब्लेसिंग ज़्यादा और कर्स कम मानूंगा। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 36, 37, हाँ 37 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं अच्छा क्वेश्चन मानूंगा। ये उसी ने किया होगा जिसकी ज्योग्राफी की समझ, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी की समझ अच्छी होगी। तो वॉन थ्यूमन जो मॉडल है एग्रीकल्चर का, वो लोकेशन के आधार पर है, जिसमें कंसेंट्रिक रिंग बनती है, और इस तरीके से 4-5 रिंग आप बनाएंगे और हर रिंग के महत्व के बारे में आपने समझाया होगा। ठीक है, ये अर्बन एरिया है। इस तरीके से बाहर जाते जाएंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? रैंचिंग वाले पार्ट में। रैंचिंग यहाँ पर जहाँ पर पशु चरते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंपोज किया जा सकता है। हाईलाइट द ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया एंड इज इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। थोड़ा सा इसमें आंकड़ों का सहारा लेना पड़ेगा और इस क्वेश्चन को भी किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन था ब्रिक्स और विश्व व्यापार संगठन में वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की भूमिका का उल्लेख करना है। तो भारत एक उम्मीदों वाला देश है। विश्व के कई देशों की निगाह आजकल भारत में ही है। G20 का सम्मेलन चल रहा है, उसका भी आप रेफरेंस दे सकते हैं, और कैसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इंडिया ब्रिक्स में और WTO में। WTO के जो चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में वो आपको पता ही होंगे कि कैसे जो ऑब्लिगेशंस हैं वो एडवांस कंट्रीज़ पे तो दूसरे हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए दूसरे हैं। तो ये बैठकें जारी हैं WTO में, और इंडिया उसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है। तो ओवरऑल फाइनल अगर मैं एनालिसिस करूं इसका, तो पेपर काफ़ी जनरल ही था। कुछ एक क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि ज्योग्राफी के पेपर में आपने अच्छा स्कोर किया हो सकता है कि आप लोग अच्छा स्कोर करें, क्योंकि इसमें पूरी संभावना है कि इसमें 130 से 135 तक के मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। ठीक है, आप सेशन को दोबारा देखिएगा पूरा अच्छी तरीके से, और देखिएगा कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। थैंक्स अ लॉट।